मैं पौरमा बैनर्जी, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डैट कुशीनगर, आप सभी डीएलएड के प्रशिक्षुओं का इस वीडियो सेशन में स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन का समय है और हम सभी जो है यही प्रयास कर रहे हैं कि आप सबका जो कोर्स है वो बिना बाधित हुए सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए एससीईआरटी और डाइट प्रतिबद्ध है और हम सबका भी यही प्रयास है कि आप लोग जो है इस समय का सदुपयोग करें और आप सबका जो कोर्स है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो आप लोगों का जो कोर्स है उसमें एक सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। उसमें जो नवीन प्रयास का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान, भारत सरकार ने या जो इंटरनेशनल बॉडीज़ ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रयास किए हैं उसके बारे में हम लोग जो है इस सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे। और उसमें जो सबसे पहले जो विषय है वह है जो भारत के संविधान में शिक्षा को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि संविधान में किस तरीके का प्रावधान दिया गया है शिक्षा के संदर्भ में। तो सबसे पहले थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। सबसे पहले जो शिक्षा था वह राज्य का उत्तरदायित्व था। 1976 के पहले जो एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट में था, पर ये समझा गया कि यह जो शिक्षा है वह राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस वजह से एक अमेंडमेंट आया, 42nd अमेंडमेंट 1976 को यह आया, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। इसमें जो शिक्षा है वह दोनों राज्य और केंद्र दोनों का ही उत्तरदायित्व बन गया। इसके बाद हम लोग आर्टिकल्स में आते हैं। जो आर्टिकल 15 है वह यह कहता है कि कोई भी राज्य धर्म, लिंग, जाति, समुदाय किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी जगह पे वह किसी भी नागरिक के अंदर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 जो है वह नियुक्तियों के संबंध में है। आर्टिकल 16 यह कहता है कि कोई भी राज्य किसी भी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय इन सब में वह भेद नहीं करेगा। किसके संबंध में? नियुक्तियों के संबंध में। और उसका जो क्लॉज 4 है, आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है उसमें ये कहा गया है कि अगर राज्य समझता है कि कोई जो एक समुदाय है वह सही से उसका रिप्रेजेंटेशन स्टेट में नहीं हो पा रहा है, उसका प्रतिनिधित्व राज्य में नहीं हो पा रहा है, उसके लिए वह विशेष प्रयास कर सकता है आरक्षण के माध्यम से। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में समाहित है। आर्टिकल 17 जो है वह अनटचेबिलिटी को या जो अस्पृश्यता का अंत करने को कहता है। जो पहले ऊंचे जाति के लोग थे वह निम्न जाति के लोगों को जो है या पिछड़े जाति के लोगों को जो है वह काफ़ी सारे चीज़ों में आगे बढ़ने नहीं देते थे, आगे आने नहीं देते थे। छुआछूत की प्रथा थी। तो ये जो जात पात का जो चीज़ है वो ताकि ख़त्म हो सके, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, राष्ट्र के नाम पे तो सब कोई समान है, तो क्यों ये सब भेदभाव करना। तो अनटचेबिलिटी जो अस्पृश्यता है उसका अंत किया गया आर्टिकल 17 के द्वारा। आर्टिकल 29 जो है वह ये कहता है कि जो भारत के अंदर जो समुदाय है उसमें जो है वो अपना आंचलिक भाषा, अपना जो संस्कृति है, अपनी जो लिपि है वह संरक्षित कर सकता है। उसको अपने कल्चर का जो कंजर्वेशन है उसको करने का पूरा अधिकार है। तो और इसके ही एक क्लॉज 2 में, इसका आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में
ये कहा गया है प्रवेश के संबंधित, तो उसमें प्रावधान है कि कोई भी शिक्षण संस्थान में, राज्य द्वारा पोषित कोई भी शिक्षण संस्थान में जो है कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी संप्रदाय, जाति, धर्म, लिंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटीज़ को लेकर है, जो आपके जो माइनॉरिटी सेक्शन है, अल्पसंख्यक हैं, उनको लेकर है कि वह अपने रुचि के हिसाब से किसी भी शिक्षण संस्था को स्थापित कर सकते हैं तथा उसका प्रबंधन कर सकते हैं। उनको यह अधिकार दिया गया, जैसे कि मदरसा वगैरह चलता है वह उसी के अंतर्गत आता है। तो इससे हम लोग जो है कुछ आर्टिकल्स हम लोग कंप्लीट करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना सकते हैं। यह पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2 में हम लोग राइट टू एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें आर्टिकल 46 और जो भाषा के, हमारे राजभाषा हिंदी को जो है उन्नयन के लिए क्या क्या किया है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।